गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत दिनों बाद, लगभग एक साल बाद आईएएस थिंक टेक चैनल में आपका स्वागत है। आपके मन में बहुत प्रश्न होगा, सर कहाँ थे इतने समय से, क्या कर रहे थे, एक साल से आप गायब थे, आपको तो हम लोग भूल चुके थे। आप देख सकते हैं किस चीज के जुगाड़ में हम लगे हुए थे, ठीक है। और आज से फिर से इस चैनल को मैंने शुरू किया है, और अब जो शुरू किया है चलेगा ही, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। मैं मर जाऊं तभी ये चैनल रुकेगा, ये आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो जैसा कि आपको याद है कि दरअसल मैं इस गत एक साल, पहली बात तो आपको सच्चाई बताऊं, लास्ट ईयर जब यूपीएससी में मैं फेल हुआ, उसके पश्चात कुछ डिप्रेशन में माइंड चला गया था, और कहीं और तो हम थोड़ा बिजी हो गए थे। लेकिन अब हम वापस से इस पर आए हैं, और किसी इस टारगेट से नहीं आए हैं कि आप हमसे पढ़िए और अपने इंस्टीट्यूट छोड़ दीजिए, आप जहां पढ़ रहे। बच्चे हमेशा इंपॉर्टेंट बुक्स की लेक्चर्स ढूंढते हैं, खुद से पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है, इंग्लिश वीक है, उनके लिए भी मैं लक्ष्मीकांत की सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। फिर स्लोली हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की लेक्चर्स डालते हुए समरी, और सिर्फ प्रीलिम्स। पिछली बार मैंने इतना जिम्मा उठा लिया था कि अकेले हो नहीं पा रहा था। इस बार मैं एक करके पढ़ाऊंगा आराम आराम से मॉड्यूल्स। कोई 25, 26, 27 कोई मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है तमाम जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी पीडीएफ, जो मेरी खुद की पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं अंडरलाइन, उसको एक्सप्लेन करते हुए निकल जाना है। और आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, चीजों को, और एक बार प्रीलिम्स के सारे बुक्स हो जाए 1-1.5 साल में, फिर और भी चीजों को हम लेते आएंगे, है ना। तो और मे भी करंट अफेयर, और मैंने पिछली बार ऑप्शनल भी पढ़ाया था, पर उतना अकेले हो नहीं पाता है क्योंकि हम लोग जॉब करने वाले लोग हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर मैंने जहां से धागा छोड़ा था वहीं से धागा को फिर उठा रहा हूं। और कहाँ छोड़ा था मैंने, याद होगा, पार्लियामेंट चैप्टर खत्म करके। तो आज मैं लेकर के आया हूँ पार्लियामेंट्री कमिटीज इस डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बढ़ते हैं आपको डिजिटल बोर्ड पे नई शुरुआत के साथ। नई क्या, एक पुरानी शुरुआत जिसका नया अध्याय हम लिख रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज, सबसे पहले बात कर ले कि पार्लियामेंट्री कमेटी, बिल्कुल लक्ष्मीकांत, देखिए कई टीचर पीडीएफ से, पीपीटी से पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं आपके लिए तरह तरह के वो जेठाराम के तस्वीर और ये सब, देखिए बाबू सोना के तस्वीर मेरे से नहीं हो सकता है ना। क्योंकि उससे होता क्या है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो होते हैं टीचर्स मिस कर जाते हैं लक्ष्मीकांत के अंदर। नाम किसी टीचर का नहीं लेना चाहूंगा, दैट्स नॉट गुड, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने भी जब प्रिपरेशन करा था तो मैंने भी शॉर्ट में सोचा कि एक बहुत फेमस टीचर हैं कि उनकी पॉलिटी की 90 लेक्चर्स देख लो लक्ष्मीकांत के। पर उसमें यही हुआ, जब मैं, क्योंकि मेरे पास खुद के फैक्ट शीट लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा कि अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस हो जाते हैं पीपीटी में। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि जब हम पढ़ाएंगे फुल बुक से, जो भी बुक पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ से जुगाड़ कर करके, पीडीएफ नहीं है तो उसके हाथ से फोटो खींच के पीडीएफ बना करके, उससे आपको यही पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है नहीं है, और ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो आज हम पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ने जा रहे हैं। हम पार्लियामेंट पढ़ चुके थे। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, देखिए समझिए इस बात को, जो पार्लियामेंट है वो एक डिलिबरेटिव बॉडी है ना, जो चीजों को डिस्कस करती है। पर डिस्कशन हमेशा इफेक्टिव हो इतने लार्ज लोग में कोई जरूरी नहीं है। अक्सर तो हंगामा ही होते रहता है, कोई पेपर फेंक रहा है, कोई बेल पे खड़ा हो जा रहा है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो इफेक्टिव डिस्कशन के लिए छोटी छोटी कमेटियां बनी हुई हैं, है ना। कुछ उसमें से एडहॉक कमेटी हैं जो किसी मुद्दे पे बनती हैं फिर डिसॉल्व हो जाती हैं। कुछ परमानेंट कमेटियां हैं जो कंटिन्यूअस चलते रहती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पीएससी वेरी फेमस कमेटी, पार्लियामेंट सॉरी जो आपकी वेरी फेमस कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी। ये अकाउंट के किस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है उसके डिटेल में जाती है। मुझे याद है अभी भी 2016 में जब नोटबंदी हुआ था, तो इवन पीएससी में ऐसी बात उठी थी कि प्रधानमंत्री मोदी को भी समन किया जाए। जब 2G स्कैम हुआ था तो इन्होंने उस समय की पीएससी जो थी, वो उसके चेयरमैन बीजेपी के थे, क्योंकि जनरली उसकी कुर्सी, पीएससी की कुर्सी अपोजिशन को जाती है। ऐसे रूल नहीं है पर परंपरा है, कन्वेंशन है। तो वो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह तब के प्रधानमंत्री को भी समन किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से कमेटी है, कई सारी कमिटीज हैं, उसके विषय में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के चैप्टर से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, लक्ष्मीकांत में दरअसल 2 जगह कमिटीज की चर्चा है, एक पार्लियामेंट्री कमिटीज की एक जगह, और इवन पार्लियामेंट चैप्टर में भी डिटेल है। तो हम दोनों को मर्ज करके एक पीडीएफ बना के लाए हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी, हम समझ गए। पहला लाइन जो लिखता है वो यही लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसकी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, कोई डिटेल चर्चा नहीं है, जगह जगह पे इसकी चर्चाएं हैं,
है ना, जगह जगह पे इसकी चर्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी टेन्योर क्या होगा, उसकी कंपोजिशन कैसी होगी, उसकी फंक्शन क्या होगी, इस चीज को संविधान नहीं बताता है। संविधान सिर्फ जगह जगह पे उसकी चर्चा करता है। तो कल को अगर प्रश्न आ जाए, कल को अगर प्रश्न आ जाए कि, एक सेकंड, कल को अगर प्रश्न आ जाए कभी, एक सेकंड, हाँ, कल को प्रश्न आ जाए कि क्या संविधान मेंशन करता है इसके बारे में, बिल्कुल मेंशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस, सॉरी ये पेन मेरा नहीं है, मुझे इससे लिखने में मजा नहीं आता, थोड़ी सी राइटिंग के लिए माफ करिएगा, नया नया है तो मुझे भी दिक्कत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट इट, है ना, या देन, लेकिन उसके फंक्शन, पावर, टेन्योर, इनके विषय में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चर्चा करता है। सर फिर कौन बताता है? और ठीक है, वो बेसिकली इस चीज को आप देख सकते हैं, वो दोनों हाउस, वो पार्लियामेंट पे छोड़ देता है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, है ना, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा पे छोड़ देता है कि भैया तुम उससे रिलेटेड रूल्स बनाओ कि क्या होगा, कंपोजिशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर संविधान में ऐसा यूपीएससी में क्वेश्चन देखा गया है कि भैया पार्लियामेंट्री कमिटीज मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल मेंशन है। ठीक है, तो ये था इस चीज, इस वाले उसका, एक सेकंड, तो ये इस चीज था, उससे रिलेटेड बात थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, इसके चार विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। जो कमेटी इन फीचर्स को फुलफिल करती है वही पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। कौन, क्या क्या उसके फीचर्स हैं? तो उसके फीचर्स हैं सबसे पहले कि अपॉइंटेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, वो स्पीकर द्वारा अपॉइंट होना चाहिए या नॉमिनेट होना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन, उसके अंडर में सुपरविजन में वर्क करना चाहिए। अपनी रिपोर्ट वो सबमिट करे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, और उसका एक सेक्रेटेरिएट हो। ये 4 फीचर्स जो फुलफिल करता है वही पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी भी होती है ना, पर ये इन चारों चीज फीचर्स को फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए वो पार्लियामेंट्री कमेटी के ग्रुप में नहीं आता। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, 2 तरह की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है भाई? स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होती है, जैसे एस्टिमेट्स कमेटी, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, कोपू कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एडहॉक कमेटी जो टेम्पोररी होती है, जो टेम्पोररी होती हैं, सर्टेन पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और फिर डिसॉल्व कर दी जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसकी कहानी थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी मतलब परमानेंट कमेटी। अब एक एक कितने प्रकार के होते हैं उनको देखते हैं, फिर उनमें से सारे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, सवाल कुछ से ही आता है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उनको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल कमेटी की। किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल कमेटी की। फाइनेंशियल कमेटी में कौन कौन आते हैं? पीएससी, वेरी पावरफुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये जो आपको प्रधानमंत्री वाली कहानी सुनाई वो इसी कमेटी की। एस्टिमेट्स कमेटी, ईसी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, शॉर्ट में मैं इसको रट के बोला था कोपू। फिर आती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जो एक एक डिपार्टमेंट की, जैसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन बजट, है ना, ये सब तरह की चीजें होती हैं जो डिपार्टमेंट की अपनी अपनी स्टडीज करती हैं। कमिटी टू इंक्वायर, ठीक है, कमिटी टू इंक्वायर। कमिटी टू इंक्वायर में देखिए कौन कौन होता है? कमिटी ऑफ प्रिविलेज, एक सेकेंड, कमिटी टू इंक्वायर में देखिए कमिटी ऑन पिटीशंस, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, ठीक है, और साथ में एथिक्स कमिटी। ये 3 होते हैं कमिटी टू इंक्वायर में। तो मैंने ऐसे भी सवाल देखे हैं मैच द कॉलम में, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है। कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, इसमें कौन कौन होते हैं? एक हैव अ लुक, आपको अंदाज होना चाहिए ताकि मैच द कॉलम में आप मैच कर सके। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस,
कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन टेबल। सर आप सिर्फ पढ़ रहे के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है उनके विषय में, थोड़ा पेशेंस रखिए। कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपको याद रखना है, ये सब किन में आते हैं, ये सब आते हैं, ये आते हैं किसमें, कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। ठीक है, हैव अ लुक, एक ध्यान होना चाहिए। तो कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल में कौन कौन आते हैं आप देख सकते हैं। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन टेबल, वेलफेयर ऑफ SC ST, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देखिए ये सब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटीज, ठीक है, जो दो हैं ये दो इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये भी आती है कमिटी ऑफ स्क्रूटिनी एंड कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट, कमिटी ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। अब हाउस कैसे रन करेगा वो भी तो जरूरी है, उससे रिलेटेड एक कमिटी होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, रूल्स कमिटी, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। मैंने आपको पार्लियामेंट वाले लेक्चर बताया था कि 60 दिनों तक कोई एब्सेंट होता है बिना इन्फॉर्म किए तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड है ये कमिटी, उसी से रिलेटेड स्टडी करती है और रिपोर्ट देती है किसको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। तो ध्यान रखना है। हाउस की कमिटीज, जनरल पर्पस कमिटी, हाउस कमिटी, लाइब्रेरी कमिटी, ज्वाइंट कमिटी ऑन सैलरी एंड अलाउंस, ये सब स्टैंडिंग कमिटी थी। कुछ एडहॉक कमिटी भी होती है, आपको बताया मैंने एडहॉक कमिटी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है। एडहॉक कमिटी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि ये टेम्पररी इन नेचर होते हैं ना, जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, आफ्टर सर्विंग पर्पस उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें भी देखिए मेनली दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक होती है इंक्वायरी कमिटी और दूसरी होती है एडवाइजरी कमिटी। इंक्वायरी कमिटी और एडवाइजरी कमिटी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। इंक्वायरी कमिटी कौन होती है, ठीक है, जो टाइम टू टाइम जो हाउस के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, और उसके ऐसे नहीं बनाया जाता है, उसके बिहाफ में एक मोशन लाते हैं, कौन, स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप समझ गए। ऐसे इतना ध्यान रखिए कि कभी कभी टाइम टू टाइम एक मोशन ला करके किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करनी होती है, तो उसके बिहाफ में मोशन ला करके एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। एक बार उसने अपना काम कर दिया फिर उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। जैसे कमिटी ऑन 5 ईयर प्लान, याद करिए अब तो मोदी सरकार ने 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया, पर 5 ईयर प्लान के लिए कमिटी बनाई जाती थी। रेलवे कन्वेंशन कमिटी, कमिटी ऑन बोफोर्स घोटाला हुआ था राजीव गांधी के समय, कमिटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग, इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसलिए देखिए मैं येलो से हाईलाइट नहीं किया। 10 साल पर लक्ष्मीकांत पढ़ने का नतीजा है येलो से हाईलाइट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो दो तरह की होती हैं एडहॉक कमिटी, इंक्वायरी, कमिटी ऑन इंक्वायरी एंड कमिटी ऑन आपका एडवाइजरी। अब एडवाइजरी कमिटी क्या होती है, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी कमिटी इंक्लूड सेलेक्ट और ज्वाइंट कमिटी ऑन बिल्स। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बजट वाले इसमें बताया था या पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि कोई बिल पास होता है तो सेकंड रीडिंग के समय कमिटी स्टेज में जाता है, ज्वाइंट कमिटी, सिलेक्ट कमिटी, जहां वहां उसे बहुत डिटेल में स्टडी की जाती है और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उसकी रिपोर्ट दे दी जाती है। मेंबर कौन होते हैं कमिटी स्टेज और ज्वाइंट कमिटी वाले लोग, वो हाउस से ही वो मेंबर्स होते हैं, ज्वाइंट कमिटी या सिलेक्ट कमिटी के लोग, अपोजिशन से और सरकार से, दोनों से, है ना। तो किसी बिल अपॉइंटेड टू कंसीडर पर्टिकुलर बिल, जैसे मान लीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल था या कल कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बिल आए, तो उसके लिए एक एडहॉक कमिटी बना दी जाती है जो उसके बारे में डिटेल से पढ़ती है और रिपोर्ट को सबमिट कर देती है किसको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर को, राज्यसभा में है तो चेयरमैन को, ठीक है। और ये खास बात नहीं है, these are distinguishable from other committees as they are concerned with the bills and procedure to be followed by them in the rules of the procedure, directions of the speaker.
हमेशा इस बात को याद रखिए, ये लाइन कहता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट करता हूं, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डिफरेंट कैसे हैं अदर एडहॉक कमिटी से, देखिए यही सब है, पीपीटी में सब लाइन लोग स्किप कर जाते हैं और यूपीएससी ऐसी लाइन को तो उठाता है, कंट्रोवर्शियल लाइंस को। ये अदर कमिटी से इस किस प्रकार से डिफरेंट है, इस प्रकार से डिफरेंट है कि ये बिल के स्टडी के लिए आते हैं और इनका प्रोसीजर मेंशन्ड है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है, अदर्स के बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी वही चीज है कि जब कोई बिल आता है तो सिलेक्ट कमिटी को या ज्वाइंट कमिटी ऑफ द टू हाउसेस को वो हाउस रेफर कर सकती है, हाउस का ये है, हाउस का प्रेरोगेटिव है, ठीक है, उसके बिहाफ में एक मोशन अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिलेक्ट कमिटी और ज्वाइंट कमिटी क्या करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेक्ट कमिटी और ज्वाइंट कमिटी बिल को क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी करती है, जो कि पूरे हाउस द्वारा पॉसिबल नहीं होता है। हाउस के पास लिमिटेड टाइम है, 3 ही सेशन होते हैं, दैट इज है ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और आपका विंटर सेशन, तो वो उतना टाइम उनके पास नहीं होता है। फिर उसमें एक्सपर्ट्स राय भी ली जाती है, मान लीजिए मैं मेंबर हूँ किसी कमेटी का, मैं अपने किसी फ्रेंड से राय ले सकता हूँ इस चीज पे और उसको कमेटी में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, उस पैरामीटर पे उसको मैं जज कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने एक्सपर्ट्स की राय ले सकता है, यही चीज है। फाइनेंशियल कमेटी, अब देखिए ये पोर्शन, अब बीच में सर ये राज्यसभा कहां से आ गया, मैंने आपको बताया था 2 चैप्टर को मैंने मर्ज किया है, क्यों मर्ज किया है मैं आपको बता दूं। अब यहां से मैं नेक्स्ट वापस से पार्लियामेंट चैप्टर में जाऊंगा, पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर जहां डिटेल दी गई है कमिटीज की, है ना, वहां चर्चा करो, वहां ला जा रहा हूं। सर यहां क्या दिक्कत है, मैंने बताया कि कमिटी 2 बार लक्ष्मीकांत किताब में है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी चैप्टर में और एक बार पार्लियामेंट चैप्टर में। क्लासिफिकेशन अच्छा दिया हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी चैप्टर में, लेकिन फंक्शंस, टेन्योर, मेंबर्स ये सारे दिए हुए हैं किसमें, पार्लियामेंट चैप्टर में। तो ये बीच का एक पोर्शन आ गया है मर्ज करने में, मैं आपको लेके आ रहा हूं एग्जैक्ट जगह पे जहां हम लोग को जाना है। ये सब हम लोग के काम है, हाँ यहां से हम लोग को पढ़ना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी शॉर्ट में जिसे कहते हैं, पीएसी। वेरी पावरफुल कमिटी है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है, शॉर्ट में हम बता देते हैं, फिर लाइन बाय लाइन देख लेंगे। पीएसी करता क्या है आइए समझते हैं। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर्स, कितने होते हैं भैया इसमें, एक एक चीज समझना है, 22 मेंबर्स होते हैं। इन 22 मेंबर्स में से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं, समझिएगा, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इलेक्ट करती है, क्योंकि कुछ कमिटीज के मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कुछ के नॉमिनेटेड होते हैं बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन, यहाँ इलेक्टेड होते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। टेन्योर 1 ईयर होती है मेंबर्स की, 1 ईयर बाद फ्रेश मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स सरकार से, विपक्ष से, दोनों से होते हैं, ठीक है, उन्हीं मेंबर्स में से। पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से इनको चुना जाता है, ठीक। इसके अलावा मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है, नहीं तो वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। ऐसा कन्वेंशन है, ठीक है, कि चेयरमैन जो है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। जो पूरे मेंबर है उन्हीं में से एक में से चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है स्पीकर द्वारा। जनरली कन्वेंशन है, खासकर नॉट रूल, कि जनरली पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन की जो कुर्सी है वो अपोजिशन को जाती है, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देखते हैं हम लोग। फंक्शन है कि वो सीएजी द्वारा जो दी गई रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उसको एग्जामिन करता है, ठीक है। ये क्या है कहा जा रहा है, एक सेकंड, फंक्शन ये है कि सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट होती है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, उसकी ये जांच करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। सीएजी द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी जांच करता है, ठीक है। सीएजी सबमिट करते हैं बेसिकली 3 रिपोर्ट, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, 3 तरह के रिपोर्ट सबमिट करते हैं सीएजी चैप्टर में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन,
अकाउंट्स, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, समझिए इसका मतलब क्या है कि सीएजी के रिपोर्ट को जांचती है पीएससी। तीन तरह के रिपोर्ट होते हैं, अप्रोप्रिएशन रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड फाइनेंस अकाउंट्स। ठीक, क्या देखती है, आपको भी पता है कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है, कोई घपला तो नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये देखती है। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब तीनों अकाउंट के बारे में थोड़ा जान जाए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर सेक्शन बाय द पार्लियामेंट से कंपेयर करता है। मान लीजिए पार्लियामेंट ने 1 लाख करोड़ दिया तो उतना ही खर्च हुआ जो कम हुआ वो कहाँ गया, जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ तो क्यों हुआ, उसको देखता है। ठीक है। फाइनेंस अकाउंट जो देखता है कि यूनियन गवर्नमेंट के कितने उसको पैसे मिले और कितने उसने डिसबर्स किए। मैंने 1 लाख करोड़ मिला तो हम उसमें से कितना खर्च किया, इस चीज को देखता है। तो समझ गए ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन आप समझ रहे हैं, वो देखता है कि भैया पैसा सही खर्च हुआ कि नहीं हुआ, उसमें उस सवाल को देखता है। और जो एनुअल फाइनेंस अकाउंट है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट देखता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसको कंपेयर करता है। ठीक, और कमिटी क्या सेटिस्फाई करता है, आप देख रहे हैं कि भाई सही से पैसा खर्च हुआ था, लीगली अवेलेबल था वगैरह वगैरह, ये हमारे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक, और क्या क्या काम है पीएससी का, अकाउंट ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी का जितना रिपोर्ट है उनको देखता है, एक्सेप्ट पब्लिक अंडरटेकिंग रिपोर्ट्स, क्योंकि वो किसका है दायित्व, वो है कोपू का। किसका दायित्व है, ये रिपोर्ट कौन देखता है, ये रिपोर्ट देखता है कोपू, ये रिपोर्ट देखता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो एग्जामिन द ऑटोनोमस बॉडी समझ सकते हैं, जो अपने से फैसला लेती है ना, कई सारे ऑटोनोमस बॉडी होते हैं। तो ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडी की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है सीएजी को, उसको भी जांचता है। अकाउंट ऑफ सीएजी के रिपोर्ट जो स्टॉक से रिलेटेड होते हैं उनको भी जांचता है। और जो पैसा खर्च किया, मतलब आप समझिए ओवरऑल इसका पैसा कैसे खर्च हो रहा है, लीगली खर्च हो रहा है, लीगली अवेलेबल है, जरूरत से ज्यादा खर्च हुआ तो क्यों हुआ, कम खर्च हुआ तो क्यों हुआ, इससे रिलेटेड बातों को ये देखता है। सीएजी के तमाम रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, फाइनेंस रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिपोर्ट, सब देखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो देखिए सर इंपॉर्टेंट फंक्शंस कम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ये जानना कि कितने मेंबर हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं वगैरह वगैरह। नाउ कम टू द स्टेट्स कमिटी। तो एस्टिमेट्स कमिटी जो होता है इसमें 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। 1 ईयर टेन्यूर्ड है इसका भी। मिनिस्टर इसके भी मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये जो होता है इलेक्टेड होते हैं बाय स्पीकर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। सर काम क्या है आप समझ रहे हैं, सीधा मैं एक लाइन में काम बता दूं, बाकी डिटेल में तो अभी देखेंगे ही कि इसका काम कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि हम एस्टिमेट, किसी की एस्टिमेट लगाते हैं ना, तो ये भी एस्टिमेट लगाता है कि हाँ यहाँ खर्च थोड़ा कम किया जा सकता था, और इससे रिलेटेड ये एडवाइस देता है किसको, पार्लियामेंट को। एडवाइस दैट कैनॉट बी बाइंडिंग, वो बाइंडिंग नहीं होता है, आप मानिए तो मानिए, नहीं मानिए तो नहीं मानिए। तो कहता है कि हाँ यहाँ आपने 1 लाख करोड़ खर्च किया, काम 70 लाख करोड़ से ही हो, 70 लाख करोड़ से ही हो, 7 लाख करोड़ 70,000 करोड़ से ही हो सकता था, सॉरी। ठीक है, अच्छा जनरली, अच्छा ये भी क्या है, यहां भी पीआर सिस्टम से इलेक्शन होता है, तो सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जनरली रूलिंग पार्टी का चेयरमैन होता है, पीएससी में जो चेयरमैन होता था वो रूलिंग पार्टी का नहीं होता था, अपोजिशन का जनरली होता था, यहाँ चेयरमैन रूलिंग पार्टी का होता है। ठीक, और इसका भी टेन्योर 1 ईयर है, 1 ईयर टेन्योर मैंने लिख ही दिया है, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा का ही है, तो ये सर आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, और ये कमिटी इंपॉर्टेंट है, किसके एडवाइस पर आई थी, रिकमेंडेशन पे, जॉन मथाई उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके एडवाइस पर ये कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ चीज है जो एग्जाम्स में देखता हूं कि पूछते हैं एग्जाम्स में, कि इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी भी कहते हैं, कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी भी इसका नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा एस्टिमेट्स कमिटी को कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी भी कहते हैं, ये पूछा जाता है।
ठीक है, क्या है आप देख सकते हैं, टू एग्जामिन वेदर मनी इज वेल अलाउड विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉलिसी, टू सजेस्ट द एस्टिमेट्स, मतलब एस्टिमेट्स ऐसे कम खर्च किया जा सकता था, ऐसे ज्यादा खर्च किया जा सकता था, तो इस तरह से जो भी ऑप्शन रहे वो सही होगा एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक और बात यहां लिखी है, मान लीजिए कि वोट ऑन ग्रांट्स आपको पढ़ाया था बजट में कि वोट ऑन ग्रांट होना है, उससे पहले कमेटी की रिपोर्ट आनी है, किसी कारणवश कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाती है तो भी वो वोट ऑन ग्रांट्स रुकेगा नहीं। मतलब देखिए एक तरह का एडवाइजरी रोल में है सब, कोई बाइंडिंग रोल में सब नहीं है ना। अब 2G के ही समय पीएससी ने क्या कर लिया, मनमोहन सिंह को बुला के कोई ना कुछ कर लिया भाई, उनसे बात करी। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नोटबंदी के बाद आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर थे, दैट इज उर्जित पटेल थे शायद, उर्जित पटेल को बुलाया, उनसे बात करी, रिपोर्ट लिया, कुछ थोड़ा बिगाड़ थोड़ा ना सकता है, एक तरह का एडवाइजरी रोल है ना। और देखिए सब कुछ दिखावा है, आपको सच्चाई बताए, हो सकता है कोई मुझे मेरे खिलाफ पार्लियामेंट्रियन प्रिविलेज भी कर दे, पर ये सब दिखावा है। हिंदुस्तान में होता वही है जो सरकार चाहती है। मैं किसी सरकार विशेष को दोष नहीं दे रहा हूं, हर सरकार का यही रवैया है, हम भी बन जाएंगे तो मेरा भी यही रवैया होगा। हमारे किसी सरकार के लिए जनता विशेषों से कोई लगाव नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज कोपू, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल वाला है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एक्चुअली मेरे लिए बिल्कुल न्यू है ना ये वर्ड, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में। चलिए छोड़िए, कोपू, कोपू में भी पीएससी के जैसे कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, 1 ईयर इसका भी टेन्योर है। मिनिस्टर इसके भी मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक, ये भी इलेक्टेड कमिटी होती है। इलेक्शन जो होता है दैट इज पीआर सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। ठीक है, ये सारी बात जो यहां तक लिखी हुई है वो मैंने बता दी। चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट करते हैं लोकसभा से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पीआर सिस्टम है। चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम इट्स मेंबर्स हु आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा। याद रखिएगा, लोकसभा से ही इसके चेयरमैन हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द कमिटी हु फॉर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड, इसमें मेंबर्स ऑफ द कमिटी चेयरमैन नहीं हो सकते हैं, राज्यसभा से जो होते हैं वो चेयरमैन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देने का है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। पहले पहले क्या था उससे मतलब नहीं, फिलहाल कितने मेंबर होते हैं, 15 प्लस 7। सर इसका काम क्या है, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जानते होंगे, आईओसीएल था, बीपीसीएल, ओएनजीसी, तो ये साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यहाँ कोई घपला तो नहीं हो रहा, यहाँ किसी प्रकार की फ्रॉडरी तो नहीं चल रही, ठीक है, जो पैसा सैंक्शन किया गया था वो सही से उसका इस्तेमाल हुआ है, ये सारी बात ये देखता है ना। सिर्फ उन्हीं बातों को नहीं देखता है पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसके लिए अलग से कोई बॉडी बनाई गई है उसकी जांच के लिए, उसको नहीं देखता है, बाकी सारी चीजों को ये देखता है। आइए बाकी हम लोग लक्ष्मीकांत से देख लेते हैं। To examine the reports and accounts of public undertakings, ठीक, to examine the reports of CAG, पब्लिक अंडरटेकिंग पे CAG की जो रिपोर्ट है वो ये देखता है, वहां एक्सेप्ट लिखा था, बाकी रिपोर्ट पीएससी देखता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फाइनेंस अकाउंट पे, लेकिन ये पब्लिक अंडरटेकिंग पे जो रिपोर्ट है CAG की वो ये देखता है, ठीक है। पब्लिक अफेयर, वहां अफेयर्स कैसा है, कैसे वो रन कर रहा है पब्लिक अंडरटेकिंग, है ना, साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे, बिजनेस प्रिंसिपल वो देखता है, और भी जो उस पर जिम्मेदारी दी गई है पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड वो देखता है, एक्सेप्ट जिसके लिए एक अलग बॉडी बनाई गई हो। ये एक इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन, याद रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। नॉट टू एग्जामिन, ज्यादातर यूपीएससी एसवी को हिट करता है, नॉट टू एग्जामिन, किस किस चीज को कोपू एग्जामिन नहीं कर सकता है। मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, इसको वो नहीं देख सकता है। मैटर्स फॉर विच ऑलरेडी एनी मशीनरी इज एस्टैब्लिश, जिस चीज को देखने के लिए अलग से एक बॉडी बनाई गई है उसको भी वो कोपू नहीं देख सकता है। मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस और कमर्शियल फंक्शंस, तो समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कैसे चल रहा है कोपू, वो इसके देखने की जिम्मेदारी नहीं है। बिजनेस मतलब किसी चीज को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखता है कोपू, बाकी चीज के लिए दूसरी कमिटीज हैं, दूसरे बॉडीज हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, ये टोटल याद रखिएगा 24 होते हैं, ठीक है, 24 होते हैं,
डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है, जिसमें से आपको पहले 17 हुआ करती थी और अब जो होती है जो 24 हो, 2004 में इसे बढ़ा करके 24 कर दिया गया था। और इसका काम क्या है आप समझ सकते हैं। स्टैंडिंग कमिटी मैंने आपको पहले ही बताया था, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो बजट है उस है ना, उसको इफेक्टिवली डिबेट करता है बजट को मोर इफेक्टिव। जैसे डिफेंस के लिए कोई है डिपार्टमेंट, तो डिफेंस के लिए क्या मिनिस्ट्री ने बजट का डिमांड किया है, तो उस पर जो वोटिंग होती है तो हाउस का काम है, पर उसमें बेहतर डेलिब्रेशन, बेहतर बात जो होती है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी करती है, ठीक है। अच्छा, ईच स्टैंडिंग कमिटी में कितने मेंबर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग कमिटी में कितने मेंबर होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टैंडिंग कमिटी में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट, तो सॉरी 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में दोनों जगह से मेंबर होते हैं। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, जिसमें से 31 मेंबर्स में से 21 लोकसभा से होते हैं और बाकी जो होते हैं वो 10 वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर इलेक्टेड नहीं होती है, ये बात ध्यान देनी है। यहां पर मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, दे आर डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम इट्स मेंबर्स इन लोकसभा, और राज्यसभा में चेयरमैन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जहां यूपीएससी हिट करेगा। वो तीनों फाइनेंशियल कमिटीज में वो इलेक्टेड होते थे और यहां पर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, यहां पर वो नॉमिनेटेड होते हैं। टर्म इतना ही है, 1 ईयर है, टर्म इतना ही है, दैट इज 1 ईयर। एक सेकेंड, टर्म इतना ही है, दैट इज 1 ईयर का टेन्योर होता है इनका भी, 1 ईयर का टेन्योर होता है। सर चुनाव कैसे होगा, चुनाव होता ही नहीं है तो होगा कैसे, ठीक है। अब 24 स्टैंडिंग कमेटी में से, ठीक है, याद रखिएगा 8 स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा के अंदर काम करती हैं और 16 स्टैंडिंग कमेटी जो होती है लोकसभा के अंदर काम करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सब फैक्ट्स तो हिट होते हैं। 16 कमेटी लोकसभा के अंदर काम करती है, 24 में से 8 राज्यसभा के अंदर काम करती हैं। 31 मेंबर होते हैं, दैट इज 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कोई चुनाव नहीं होता है, स्पीकर लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर को चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। 1 साल इसका टेन्योर होता है। काम क्या आप देख सकते हैं, डिमांड, ठीक है, बेसिकली काम ये होता है कि वो देखते हैं कि डिमांड ऑफ ग्रांट जो मिनिस्ट्री मांग रही है उस पर डेलिब्रेट करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। कंसर्न मिनिस्ट्री से रिलेटेड बिल जो होती है उस पर रिलेटेड बात करते हैं। मिनिस्ट्री से रिलेटेड एनुअल रिपोर्ट जो होती है, सीएजी वेजी की जहां चर्चा है, मान लिया कि सीएजी ने रिपोर्ट दी, उसमें 1 पेज है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, तो उसको वो डिटेल में देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज देखते हैं। नेक्स्ट, क्या क्या वो नहीं देख सकते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और अदर पार्लियामेंट्री कमिटी से ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो काम अगर जमाने कोपू कुछ देख रहा है या फाइनेंस कमेटी जो देख रही है, फाइनेंस कमेटी जैसे कि पीएससी देख रही है, उसको ये नहीं देखेंगे। क्या क्या अच्छाई है स्टैंडिंग कमेटी में कि देखिए इसमें हर पार्टी के मेंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष का ही दबदबा रहे, तो थोड़ी सी बायसनेस कम होती है। अच्छा, प्रोसीजर जो अडॉप्टेड है वो लोकसभा से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज्यादा एक तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल का एक टूल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एक एफिशिएंसी देखते हैं, एफिशिएंसी होता है क्योंकि सजेस्ट करते हैं कट, मतलब सजेस्ट करते हैं कट, बाइंडिंग नहीं कि भाई आप यहाँ पैसा कम खर्च कर सकते, ज्यादा कर सकते, तो एफिशिएंसी बढ़ाता है सरकार चलाने में। अच्छा, जो मंत्री नहीं बन सके उनको भी कुछ पोजीशन मिलता है कि भाई चलो आप पीएससी के मेंबर है तो या डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, तो दैट इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन, है ना। एक्सपर्ट ओपिनियंस, एक्सपर्ट के ओपिनियन अवेल करते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि उन्हें एक तरीके से स्टैंडिंग कमेटी, ओवरऑल स्टैंडिंग कमेटी में डिपार्टमेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन आता है तो कहीं ना कहीं बेहतर डिसीजंस मेकिंग होती है। इसके अलावा बाकी कुछ खास बात नहीं। अब आते हैं कुछ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कुछ अलग टाइप के। हमने फाइनेंशियल कमिटीज देख ली, जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है उसको देख ली, अब थोड़ा और आगे आते हैं, दैट इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करता है कि कैसे हाउस का बिजनेस रन करे उस पर फोकस करता है, ठीक है, उस पर फोकस करता है। कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में, याद रखिएगा लोकसभा में आप देख लीजिए, लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं,
15 में आप देख सकते हैं लोकसभा कमिटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर एज इज चेयरमैन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकर तीन ही कमेटी के चेयरमैन होते हैं, जिसमें से पहला ये है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं और ऑब्वियस सी बात है चेयरमैन कौन होंगे, जो उसके राज्यसभा के चेयरमैन होंगे वही उसके चेयरमैन होंगे। किसी भी कमेटी के मेंबर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद है तो ऑब्वियस सी बात है वो चेयरमैन होंगे। तो लोकसभा के में स्पीकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी चलाते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है हाउस कैसे रन करेगा ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। तो वहां लोकसभा में स्पीकर होते हैं चेयरमैन, राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वही होते हैं उसके चेयरमैन। नेक्स्ट, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशंस, है ना। अब याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए स्पेशल कमिटी ऑफ लोकसभा एंड कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द डिप्टी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन, है ना। अब समझिएगा, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बताता हूं। सबसे पहले ये सिर्फ कमिटी लोकसभा में होती है, राज्यसभा में ऐसी कोई कमिटी नहीं होती है, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। राज्यसभा में ये काम बीएससी करता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसके चेयरमैन उपराष्ट्रपति या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इसके चेयरमैन डिप्टी स्पीकर होते हैं। क्या कितने होते हैं? अच्छा, इसके चेयरमैन होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, ये दोनों हाउस के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। गवर्नमेंट एश्योरेंसेस की गवर्नमेंट जो प्रॉमिस कर रही है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, वहां फुलफिल करती है या ना करती है। तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एंड इन द राज्यसभा अलग अलग, राज्यसभा में 10 मेंबर और लोकसभा में 15 मेंबर, दोनों हाउस में ये होता है, दैट इज गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों हाउस में होता है, इतना जान लीजिए, और 15 मेंबर होते हैं। देखिए ऐसे सब में ना दोनों हाउस में होते हैं, 15 मेंबर होते हैं जनरली, जहां अलग होगा मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। तो देखिए 15 मेंबर यहां भी होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, और ये बोथ द हाउसेज में होता है, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यहां भी 15 मेंबर होते हैं और बोथ हाउसेज में होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। हाँ, अब ये जो है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एससी एसटी संवेदनशील चीज है, तो उससे रिलेटेड सवाल हिट करता है। देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैं आपको बता दूं कि आपको लोग कहते हैं यू शुड नो एवरीथिंग अंडर द स्काई। मुझे 1 2 3 अटेम्प्ट निकल गए यही चीज जानने में, मुझे लगता था यहाँ सुन लिया, अच्छा ये भी पढ़ लो, यहाँ सुन लिया, अच्छा ये भी पढ़ लो। और होता क्या था मेरे साथ, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मेरे साथ व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी, मुझे लगता अच्छा लक्ष्मीकांत का ये चीज भूल रहे हैं, हर आदमी भूलेगा, आप भी भूलेंगे, मैं भी भूलूंगा, पर जो इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, संवेदनशील चीज है, वो दिमाग में होनी चाहिए। 800 पन्नों की लक्ष्मीकांत है, 826 पन्नों की, हर पॉइंट थोड़ी ना याद रहता है, बहुत यूजलेस चीज है। काम की 400 पन्ने भी नहीं है तरीके से, 400 450 पन्ने हैं, मैंने कई बार काउंट किया था, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जानना होगा। अब अगर आप कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस भूल गए, एग्जाम में आ गया, छोड़ दो, मैक्सिमम लोग छोड़ेंगे, लेकिन अब पीएससी आप गलत कर दें, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये आपको ले डूबेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स से आप इसलिए बाहर नहीं होते हैं कि वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया जो सब लोग गलत कर रहे हैं, आप तब बाहर होते हैं जब दुनिया उस सवाल को सही कर रही है और आप गलत कर रहे हैं, है ना, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करें कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करूंगा। कितने मेंबर होते हैं याद रखिएगा, 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, यानी 20 + 10 30 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? इरेजर नहीं है क्या इसमें? एक सेकेंड रुक जाइएगा। क्लीन करने में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, 20 टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। अब ये क्या देखते हैं कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी, तो देखिए जो नेशनल कमीशन और एससी एंड एसटी है उनके रिपोर्ट्स को देखते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि जो वेलफेयर हो रहा है एससी एसटी के लिए, वेलफेयर प्रोविजंस बनाए हैं संविधान ने, सरकार ने, वो सही से इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो
उसका निवारण हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें ये देखते हैं। बेसिकली उनके वेलफेयर से बात होती है। 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम लोगों ने देख ली, ठीक है। और ये यहाँ भी देखिए इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स मेनली फाइनेंशियल कमेटी, पीएससी, कोपू और ईसी में होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। आपको मैंने बताया था पहले से कि 60 दिन से ज्यादा कोई एब्सेंट हो जाता है बिना बताए तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सर बीमार हो गया तो इन्फॉर्म कर देगा। हाँ, इसमें एक और बात बता दूं, जब 60 दिन गिना जाता है तो जितने माने 60 दिन में 10 दिन हाउस एडजर्न था तो उसको हटा दिया जाता है ना, तो ये हाउस बैठा ही नहीं तो हम उसको एब्सेंट कैसे मान सकते हैं। कितने मेंबर मैंने आपको बताया, इस तरह के जो आलतू फालतू कमेटी है 15 मेंबर होते हैं, है ना। और यहां भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोथ द हाउस में नहीं है, ओनली इन लोकसभा। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि लोकसभा में मैंने आपको 2 कमेटी अभी तक बता दी जिसमें लोकसभा ही आपका सीधे सीधे भाग लेता है। एक आपको बताया मैंने कब, सबसे पहले आपको बताया एस्टिमेट्स कमेटी जो सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। एक आपको बताया मैंने कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, है ना, ये सिर्फ लोकसभा में होता है। कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में हाउस खुद इसको डील करता है। और एक होता है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, ये भी सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमिटी उसको डील करता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, रूल्स कमिटी, है ना। अबे यार, रूल्स कमिटी कि भाई हाउस प्रॉपर तरीके से साउंड बिजनेस तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। और फिर अगर हाउस के चलने की बात होगी तो जब मैं आपको ट्रिक बताया हूं कि चेयरमैन, राज्यसभा में चेयरमैन होंगे इसके मुखिया, और लोकसभा में ऑब्वियस ही बात है स्पीकर होंगे मुखिया। मैं एक बार देख लूं कि मैं एक सेकंड की माइक की बैटरी तो नहीं गई है, नहीं ठीक है ना, क्योंकि लंबे समय से लेक्चर होने पे माइक बंद हो जाता है कई बार। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जनरल पर्पस कमिटी, ठीक है, अफेयर्स ऑफ द हाउस से भी डील करता है। और फिर मैं बात कहूंगा, ठीक है, कि जब अगर अफेयर्स ऑफ द हाउस से डील कर रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, तो आपको पता है कि इसके चेयरमैन अगेन कौन होंगे, स्पीकर होंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में जो चेयरमैन होंगे। तो याद रखिएगा स्पीकर, मैं यहां एक हाईलाइट करके लिख देता हूं कि स्पीकर किस किस के चेयरमैन होते हैं, आप समझिए। स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किन 3 कमिटी के हेड होते हैं, उसमें एक है बीएसी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, एक है आपका जनरल पर्पस कमिटी, और एक है रूल्स कमिटी, है ना। ऊपर वाला क्या था, रूल्स कमिटी तो था। तो जो भी अफेयर ऑफ हाउस से डील करे, है ना, ऑब्वियस बात है अब आपके घर में क्या होगा वो ऑब्वियस बात है, उस चीज में हेड आपके पिताजी होंगे, है ना, या आप शादीशुदा हो गए हैं, आप रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में अपने वाइफ और बच्चों के साथ, तो आप होंगे। वही चीजें उसी तरीके से, है ना। तो ये लोग इसमें होते हैं। अब कौन कौन होते हैं जनरल पर्पस कमेटी में, एक बार ये देख लेना जरूरी है। जनरल पर्पस कमेटी में बेसिकली जो ऑब्वियस बात है चेयरमैन होंगे, ठीक है, जनरल पर्पस कमेटी इन ईच हाउस, हर हाउस में। लोकसभा में बात करो तो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, डिप्टी स्पीकर लोकसभा में होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन राज्यसभा में होते हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो मैंने आपको बताया था लोकसभा में, है ना, और राज्यसभा में वो उसके मेंबर होते हैं। चेयरमैन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होते हैं। लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होते हैं, या अदर मेंबर्स एज नॉमिनेटेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन चेयरमैन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस देखिए क्या है, सेमी जुडिशियल इन नेचर है, ठीक है। आपको मैंने लोकसभा में बताया था कि पार्लियामेंट चैप्टर में कि प्रिविलेज होते हैं एमपीज के पास, दोनों हाउस के, कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेज होते हैं। तो उनका जब हनन होता है तो उसकी जांच ये करता है, ठीक है। लोकसभा में 10 मेंबर होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में, लोकसभा में 15 मेंबर और राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट कमिटी ऑन सैलरीज ऑफ अलाउंस, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इनको मैं छोड़ रहा हूं, आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं, और बात माओ इनसे ज्यादा सवाल वाल नहीं आता है। जो इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके पढ़ा चुका हूं, ठीक है। देखो मैं खुद भी नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने कई बार देखा ना टेस्ट सीरीज में ना यूपीएससी में नहीं पूछता है, इतनी कमेटी याद रखोगे, पर जो मैं हाईलाइट करके पढ़ा हूं उनको जानना बहुत जरूरी है। एथिक्स कमेटी,
राज्यसभा में 1997 में बनाया गया और लोकसभा में 2000 में कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट। अब एमपी गाली गाली गड़पड़ा और ये सब बहुत ज्यादा चीज करते हैं, कोई एमपी मिसबिहेव करता है तो स्पीकर मुद्दे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो उस मैटर को रेफर कर देते हैं इथिक्स कमेटी को, है ना। इथिक्स कमेटी को रेफर कर देते हैं कि भैया जांच करो और बताओ। इथिक्स कमेटी मुझे याद है एक स्वागता बोस या कौन थे मुझे ध्यान नहीं है, एमपी थे टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बोल दिया था, तो इथिक्स कमेटी ने उनको बोला था, तो उन्होंने हाउस में मतलब उस चीज को वापस लिया था और क्षमा मांगी थी। सिमिलरली मुझे याद है जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो उस समय मनीष तिवारी पंजाब से कांग्रेस के मेंबर थे, गद्दावर नेता है, वो कुछ अन्ना हजारे के बारे में और पटांग बोल गए थे, तो मामला इथिक्स कमेटी को रेफर किया गया था। ठीक है, तो आप नाम से समझ सकते हैं इथिक्स का, भाई आप लोग जानकार लोग हैं इथिक्स के, है ना। तो वो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट जो अब आ रहा है, जैसे एससी एसटी संवेदनशील मुद्दा है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और संवेदनशील है तो यूपीएससी का वो दिल का फेवरेट है। तो हम लोग देखते हैं संवेदनशील मुद्दे में कि कमिटी ऑन स्टेटस एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 1997 में बना। ठीक है, और 30 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 30 मेंबर्स, बिल्कुल एससी एसटी वाले के जैसा, है ना। एससी एसटी में भी 30 मेंबर्स थे, 20 लोकसभा से और 10 जो थे राज्यसभा से। ठीक है, और ये देखता है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है उसके रिपोर्ट को जांच एग्जामिन करता है, फिर देखता है कि महिला के एम्पावरमेंट के लिए जो प्रोविजन संविधान में और सरकार लेके आई वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी 2023 में सरकार एक बिल लेकर के आई थी कि महिला आरक्षण बिल, 2029 से वो इम्प्लीमेंट होगा, है ना, कुछ ऐसा था उसमें प्रावधान। तब 2029 के बाद वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब इस तरह की चीजों को ये कमेटी जो है वो देखती है। आई होप आपको क्लियर है ये चीज, है ना। नेक्स्ट, ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाभ के पद वाली बात, है ना। ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट ये देखता है कि कोई भी मेंबर, मान लीजिए कि आप बाहर में, ठीक है, शुड बी कोई व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सरकार के साथ, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। 15 मेंबर्स होते हैं, ज्वाइंट कमिटी है, आप देख ही रहे हैं ज्वाइंट कमिटी है, 15 मेंबर्स है, 10 है लोकसभा से और 5 है राज्यसभा से। ठीक, कंसल्टेटिव कमिटीज, बहुत नाम से पता चल रहा है, मेजर कमिटी नहीं है, कई सारे मिनिस्ट्रीज के साथ इसको अटैच किया जाता है बेटर डिसीजन डेलिबरेशन के लिए, बेटर डिबेट, बेटर एडवाइस, बेटर ओपिनियन के लिए। ठीक है, अच्छा, दोनों हाउस में होता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हु इज द चेयरमैन, है ना, जो उस डिपार्टमेंट का, जो उस मिनिस्टर का एमओएस होता है, जैसे एमओएस होम, एमओएस डिफेंस, वो उसका चेयरमैन होता है। इनफॉर्मल डिस्कशन होता है मिनिस्टर और अदर मेंबर के बीच में, बेटर फैसला के लिए, बेटर ओपिनियन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या हो गया? अच्छा, शायद खत्म हो गया। इसके बाद है दिस, ये कमिटीज जनरली कब बनाई जाती हैं? आफ्टर द न्यू लोकसभा, कंसल्टेटिव कमेटी की बात हो रही है, कब बनाई जाती है? आफ्टर द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब एक बार चुनाव हो गए तो इनको बनाया जाता है। ठीक है, जैसे 14th लोकसभा में 29 कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई थी, काम का नहीं है। इसके अलावा कई इनफॉर्मल कमिटीज भी होती हैं, है ना, जो डिफरेंट रेलवे जोन, एक जमाने में तो 17 रेलवे जोन थे, आज का एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता। हर रेलवे जोन के लिए सेपरेट इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी भी बनाई जाती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट लाइन को पढ़िए। अनलाइक द कंसल्टेटिव कमिटी अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, द मीटिंग ऑफ द इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटीज आर टू बी अरेंज्ड ड्यूरिंग सेशन पीरियड्स ओनली। जो कंसल्टेटिव कमिटी होती है ना, उनकी मीटिंग सेशन के अलावा भी हो सकती है, लेकिन जो इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटी है वो सेशन पीरियड के ही समय उनकी मीटिंग होती है। इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटी क्या होती है? रेलवे जोन के लिए बनाई जाती है। कंसल्टेटिव कमिटी जो होती है वो हर मिनिस्ट्री के साथ अटैच की जाती है। एमओएस जो होता है उस मिनिस्ट्री का, वो इंचार्ज होता है कंसल्टेटिव कमिटी का। और इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन रेलवे, जैसे जो नॉर्थ रेलवे जोन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटी के मेंबर होंगे। ठीक है, यही बात है, कुछ खास बात नहीं है। और ये समाप्त हो चुका है पीडीएफ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पार्लियामेंट्री कमेटी चैप्टर को खत्म किया।
हर वीक 3 लेक्चर से 4 लेक्चर आ जाया करेंगे। कोई हड़बड़ नहीं है। पिछली बार चैनल नहीं हम खींच पाए थे लास्ट ईयर, उसके पीछे का यही कारण था कि आई हैड टेकन अ टारगेट। अकेले चना भार फोड़ना बहुत मुश्किल होता है, आप सुने हैं। अभी मैं कोई टारगेट नहीं ले रहा हूँ, बस सारी मेजर बुक्स का एक्सप्लेनेशन हमको डाल देना है वीडियो लेक्चर, ताकि आप लोग बहुत आसानी से रिवाइज करें। और हर एक पॉइंट के साथ लक्ष्मीकांत के, है ना। लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि पीपीटी बनाते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खा जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। सबका इसका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिर जब एक बार प्रीलिम्स एक 1.5 साल हो जाएगा, फिर मेंस में इथिक्स और तमाम चीज लेके आएंगे। और इफ टाइम अलाउस तो करंट अफेयर का एक बेहतरीन सेशन लेके आएंगे, जो शायद मार्केट में ऐसा अभी तक है नहीं, टाइम अलाउस। बाकी देखिए, चैनल मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जहां पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। बस आप जब भी रिवीजन करना हो, कि आप पूरा लक्ष्मीकांत चाहते हैं कि आप 50-60 लेक्चर में रिवाइज कर ले, है ना। अभी तो 30 या 31वां लेक्चर है, 50-60 लेक्चर आप ट्यून कर सकते हैं, एक एक पॉइंट आपका रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन हिट होंगे उसको मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आईएएस थिंक टैंक चैनल हर गरीब तबके के पास जाए और उनका भला हो, बेहतरी हो। और अब ये चलेगा, भले हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर आए, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन एनी टारगेट, पर ये चलेगा, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।